सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सलाम और खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। जब किसी भी घराने में बच्चे की पैदाइश होती है, हर माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि उनका बच्चा या बच्ची हमेशा तंदुरुस्त रहे, अपनी पढ़ाई में अच्छा हो, अपने इखलाक से हर जगह अपने वालिदैन का नाम रोशन करे। और मैं भी माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। हम सब लोग अपने बच्चों से ऐसी ही तवक्को करते हैं वो तालीमी और इल्मी मैदान में अपने कारकर्दगी को अच्छा कर सकें, अपनी कारकर्दगी से लोहा मनवा सकें। अपने बच्चों को ऐसा बनाने के लिए हम बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, उनको कैसे कपड़े दिलाएंगे, उनको ट्यूशन कहाँ से पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या प्लान करेंगे उनके लिए। ये सब कुछ हमारी प्लानिंग होती है। हर चीज़ प्लान करने के बाद कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम सिर्फ उस शख्स को याद रखने की सिचुएशन में रह जाते हैं। वो शख्स हमारे पास असल में मौजूद नहीं होता। और ऐसा ही एक वाक़या नॉर्थ कराची में पेश आया, जहां 7 साला नन्हे सारिम की लाश 11 रोज़ की गुमशुदगी के बाद टैंक से मिली। नॉर्थ कराची के इलाके में पेश आने वाले इस वाक़े में 7 साला बच्चे सारिम की हलाकत ने सबको गमगीन कर दिया। हर माँ को, हर बाप को जिनके बच्चे छोटे हैं, सबको गमगीन किया। इस मासूम बच्चे की ज़िंदगी का ये ख़ात्मा किसी भी हसास दिल के लिए इंतहाई दर्दनाक है और शायद नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त भी हो। सारिम को उसके अहल खाना की एक आंख का तारा माना जाता था और वो अपनी मासूम मुस्कुराहट और प्यारी प्यारी बातों, जिसकी वीडियोस भी हमने देखी है कि किस तरह से वो अपनी दादी को याद कर रहा था, वो ना सिर्फ अपने माँ बाप की आंखों का तारा था बल्कि बहुत सारे लोगों का प्यारा था। सारिम को बड़ा आदमी बनाना उनके अरमान थे, लेकिन उनके ये अरमान भी सारिम के साथ ही सुपुर्द खाक हो गए। बहैसियत एक माँ, मैं आज ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या रियासत हमारे नन्हे फूलों की हिफाजत नहीं कर सकती? और अगर रियासत नहीं कर सकती तो फिर कौन करेगा? मज़ीद कितने सारिम ज़्यादती का निशाना बनेंगे? हमारे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? सारिम के अगवा और कत्ल की खबर ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है और पूरा कराची खौफ ज़दा है। जो वालिदैन जिनके बच्चे छोटे हैं वो सोच रहे हैं कि कहाँ अपने बच्चे को निकालें, कैसे अपने बच्चे को महफूज करें। एक माँ और बाप के लिए अपने बच्चे को इस तरह खोना नाकाबिले बर्दाश्त है, सबसे बड़ा सानेहा है और ये एक ऐसा लॉस है जिसको कोई नहीं भर सकता। इलाके के लोग भी इस वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। सारिम की यादें हमेशा उसके वालिदैन और दोस्तों के दिलों में और हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी और हम खुदा से ये दुआ करते हैं कि वो उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएं और उसके वालिदैन को सब्र जमील अता। इसी सिलसिले में मज़ीद भी बात करते हैं। हमारे साथ सारिम के वालिद साहब मौजूद हैं, मोहसिन परवेज़ साहब, और हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार, जो कि इस पूरे सिनेरियो को कवर कर रहे हैं कि कराची में और कितने बच्चे अगवा हो रहे हैं जिनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। उनसे भी बात करेंगे। पहले सारिम के वालिद की जानिब चले जाते हैं। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त में आपने मुश्किल टाइम है और फिर आप यहाँ आज एहतजाज में भी बैठे, उसके बावजूद आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए। जानना ये चाहते हैं कि पहले तो बड़े वादे किए जा रहे थे कि उम्मीद की एक किरण शायद गवर्नर हाउस से निकलेगी, कहा जा रहा था कि शायद हुकूमत सिंध कुछ कर लेगी और आपको ये तसल्ली दी गई थी कि आप बस तसल्ली रखें, हम कुछ भी करके आपका बच्चा लेकर आएंगे। बच्चा नहीं आया, उसके बाद क्या हुआ है, क्या किया है अब तक हुकूमत ने? जब बच्चे की लाश हमारे ही टैंक से जो है ना मिली गई तो मेरे तो अपने होश में ही नहीं था, मेरी वाइफ इतने होश में, क्योंकि हमने ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि हम अपने लगते जिगर को इस कंडीशन में, इस हालत में पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जब ये लाश मिली गई, फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक का मैं वेट कर रहा था कि वो हो सकता है बच्चा खुद गिर गया हो। ठीक है, लेकिन जब इसके शवाहिद सामने आए हैं मेरे सामने कि इसके साथ ज़्यादती का शिकार हुआ, कि गर्दन की हड्डी टूटी बच्चे की मेरे, ठीक है, तो किस तरीके से तड़पा होगा कि कौन ऐसा दरिंदा है जिसको रहम नहीं आया एक मिनट के लिए भी कि मेरा बच्चा किस हाल में अपने पापा मम्मा को पुकार रहा होगा। ठीक है, इसके बाद जब वो बच्चा मिला है हमें, जिसने ये ईदी वाले ने निकाला था, इससे मैंने बाद में पूछा कि ये बच्चा आपको कितने दिन पुराना लगता है? ठीक है, तो उसने बोला 3 और 5 दिन पुराना लगता है क्योंकि मेरा ये रोज़ का काम है। ठीक है, जब ये 3 और 5 दिन पुराना लगता है तो इसके बाद 11 दिन गुजर चुके थे, बाकी के दिन आप 3 और 5 दिन हटा दो, आप बाकी के 4-5 दिन तो बच्चा मेरा जिंदा था ना। क्या इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत ताकीद हुई है ना, कोई फ्लैट ज़्यादातर चेक नहीं की पाए। ठीक है, जब ऐसा केसेस हुआ था, जब बच्चा गुमशुदगी हुई थी तो फौरी तौर पे
एक नफरी जो है ना, एक अलर्ट हमारे फ्लैट के नीचे खड़ी कर चाहिए थी ताकि आने जाने वालों को वो नोट डाउन कर सके। ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ बिलाल कॉलोनी की जानिब से। ठीक है, मैं बोलता भी रह गया कि सर आप वो सर जो कह रहे थे कि मैंने एक नफरी जो है ना आपके जो है ना फ्लैट के अंदर छोड़ी हुई है सिविल वर्दी में, वो सारा तहकीकात कर दी है, लेकिन मुझे बताया ना क्या इम्प्रूवमेंट आई है। पहले बच्चा ढूंढने के लिए सारी वो हो रही थी, जद्दोजहद हो रही थी, अब बच्चे के कातिल को ढूंढने के लिए सारी जद्दोजहद हो रही है। अभी इतने दिन गुजरने के बाद भी सैटरडे को बच्चे की डेड बॉडी मिली है, सैटरडे को लेके आज जो है ना ये दिन हो चुका है, अभी तक क्या रिपोर्ट सामने आई है? कोई रिपोर्ट सामने आई? हमारे पिछले शो में जब हमने सारिम के हवाले से बात की थी, जब उसकी तलाश जारी थी, उस वक्त हमने आपकी अहलिया से, सारिम की अम्मी से ये बात की थी और पूछा था कि आपका शक किस पे, और उस वक्त उनको चूँकि उम्मीद थी तो वो कहती मेरे जहन में तो कोई नहीं आ रहा। लेकिन अब मुझे जानना है आपसे कि सारा सिनेरियो आपके सामने है, आप खुद बता रहे हैं कि फ़्लैट में से बच्चा गायब कैसे हो गया, उसी बिल्डिंग में था, बिल्डिंग से गया नहीं, फिर आपको क्या लगता है? पुलिस भी बाहर रही, क्या कहाँ जाता है आपका शक? क्या सोचते हैं कि कैसे गायब हुआ बच्चा? किस पर आपका शक जाता है इस पूरी सिचुएशन में कि ये कैसे गायब हुआ है बच्चा और कौन इसमें मुलविस हो सकता है? नहीं, इसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि फिर डे फर्स्ट से यही कह रहा हूँ कि मुझे किसी पे शक नहीं है। ठीक है, और मैं ABCC भी इन पर इन्वॉल्व हुई है और भी दीगर एजेंसियाँ वगैरह इन्वॉल्व हुई है, रेंजर्स में इन्वॉल्व हुई। मैं डे फर्स्ट से यही कह रहा हूँ कि मेरा किसी के ऊपर शक नहीं है। ठीक है, मैं सीधा सादा बंदा हूँ, सुबह जाता हूँ, रात में घर में घुसता हूँ, फैमिली को टाइम देते हैं, सो जाते हैं, सुबह फिर हमारी यही रूटीन होती है, रोज़ खड्डा खोद के रोज़ पानी से नहीं ये बात करी, मैं इस लिहाज से ये बात कर रही हूँ कि बिल्डिंग में दीगर लोग और भी हैं। बिल्डिंग के नीचे आप कह रहे हैं बच्चा गया है, मस्जिद से वो मदरसे से पढ़कर वापस आ रहा है, तो फिर जब बच्चा गायब हो गया चले ठीक है, लेकिन जब उसकी बॉडी वापस लाई गई है तब क्यों किसी गेट कीपर नहीं होता? कैसे किसी को पता नहीं चला कि कोई लेकर आया है, बॉडी लेकर आया है, उसने मुमकिन तौर पर टैंक में डाली है? सारा मसला जो है ना ये लोड जी ऐसा ही है। जब ये सारा सिनेरियो हो रहा था, तो पहले जब बच्चा अगवा हुआ, मेरा गुमशुदा हुआ, तब भी लाइट नहीं थी यहाँ पे मौजूद जी। लाइट ना होने की वजह से जो है ना कैमरे काम नहीं करे, क्योंकि बैकअप इनके पास था नहीं, यूनियन वालों के पास, क्योंकि यहाँ लाइट लोड शेडिंग होती नहीं थी। बहरहाल ये भी सिनेरियो चलता रहा, आपका वो बच्चा गुम हुआ। ठीक है, गुम होने के बाद तकरीबन अच्छे खासे दिन गुजर गए थे, 11 दिन गुजर चुके थे। 12वें दिन बच्चे की जो है ना रिपोर्ट सामने आई है। 12 दिन में वो बच्चा टैंक से पाया गया। जो 12 दिन गुजरे हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर 5 दिन 4 घंटे ऐसी कुछ आ रहा है। ठीक है ना, उससे पहले तो बच्चा मेरा ज़िंदा था ना। अगर ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, अगर ये अपनी नफरी थोड़ी सी बढ़ा देते तो मुमकिन तौर पे सारिम आज ज़िंदा होता हमारे साथ। जब से ये बताया गया है कि मतलब किसी ने देखा भी नहीं है, टैंक जो है ना वो भले ओपन ज़रूर था लेकिन उसका गेट लगा हुआ था, बच्चा खुद से कभी भी नहीं जाएगा ऐसी जगह पे। और मेरा बेटा सारिम समझदार था। ठीक है, वो बैड टच गुड टच उसको मालूम था ये सारी चीज़ें। ठीक है, वो स्कूल पढ़ रहा था, ट्यूशन पढ़ रहा था, मदरसा पढ़ रहा था। ठीक है, खुरम ये बताइएगा कि एक तो होती है इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें क्या पता चला ज़्यादती के अलावा? क्या उसकी स्किन से, उसके कपड़ों से कोई और DNA मिला है जिससे उन्होंने गिरफ्तारियां की हैं? और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके बारे में क्या डिटेल्स दी जा रही है? किन शवाहिद की बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया और उनसे क्या इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? देखिए, ये 7 साल सारिम का अगवा और फिर उसके बाद उसका कत्ल, तफ्तीश इब्तदाई तौर पे ABCC को ट्रांसफ़र हुई। ABCC ने अपनी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इस दौरान फैमिली को मुख्तलिफ नंबरों से मैसेजेस भी आते रहे रैंसम के, उस हवाले से भी तहकीकात चलती रही। मुल्तान से भी आए, बलूचिस्तान के भी नंबर यूज़ हुए, साथ ही इंटरनेशनल नंबर से भी जो इनसे रैंसम कॉल की गई है। लेकिन किसी ने भी, क्योंकि इब्तदाई तौर पर जो ABCC है वो कोई ना कोई एविडेंस मांगती है कि अगर बच्चा किसी के पास है तो वो बताए, कोई तस्वीर भेजे। लेकिन किसी भी जो रैंसम नंबर से भेजे जाने वाले जो रैंसम के लिए अप्लाई कर रहे थे, उन्होंने कोई इस तरह के शवाहिद दी। पुलिस ने इब्तदाई तौर पे जो इसी अपार्टमेंट है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन मेरी लास्ट टाइम भी जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है उनसे मेरी बात हुई थी बिलाल कॉलोनी में, उनका कहना यह था कि तफ्तीश जो है डे फर्स्ट है, 7 जनवरी को जब सारे में अगवा होता है, लापता होता है, वहां से लेके और अब तक जब लाश मिली है, ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट के इर्द गिर्द ही घूम रही है।
पुलिस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। एवीसीसी ने 5 लोग चलिए ठीक है, लेकिन अपार्टमेंट भी तो नहीं चेक कर पाई ना। अपार्टमेंट में ही अगर ये इन्वेस्टिगेशन घूम रही थी खुर्रम, तो वो टैंक तक कैसे बॉडी आई, ये कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कि उस पूरे इलाके की भी लाइट चली गई, लेकिन जैसे बता रहे हैं सारिम के वालिद मोहसिन साहब, ये बता रहे हैं कि बच्चे को टैंक में बाद में डाला गया है ना, उसके साथ पहले ज्यादती हुई है। ये बोलते हुए मेरा दिल ऐसे लग रहा है जैसे फट जाएगा। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि वहां तक बच्चा कैसे पहुंचा? क्या जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस पर बात कर रही है, इसके ऊपर किसी किस्म का कमेंट दे रही है? बिल्कुल, इसका जवाब देने के लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम, जबकि आपके 4 रुकनी एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन वो इन तमाम चीजों का जवाब देने के लिए बिल्कुल कासिर है। क्योंकि मेरा भी सवाल उनसे यही रहा था कि 11 दिन में 6 दिन बच्चा कहाँ था, इसी अपार्टमेंट में। ये बताइए कि उसके, अच्छा ठीक है वो कासिर है, आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए खुर्रम, उसकी बॉडी से क्या कोई डीएनए मिला है जिसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन हुई है? इस हवाले से क्या रिवील किया है पुलिस ने? देखें, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसके आने में वक्त लगता है। इब्तदाई जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बच्चे के साथ बताया गया कि ज्यादती हुई, ठीक है। उसके साथ साथ बच्चे की जो डेड बॉडी है, वो जो बच्चे की इंतकाल हुआ है, वो 5 दिन समथिंग कुछ घंटे पुलिस की जानिब से बताए जा रहे हैं। लेकिन 11 दिन में 5 दिन में 6 दिन का फर्क है। 6 दिन ये बच्चा कहाँ रहा, पुलिस इसके बारे में तहकीकात करने में बिल्कुल नाकाम है। अब पुलिस ने जो 5 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि शायद कोई सैंपल किसी का मैच कर जाए। बच्चे का जो डीएनए है और जो बाकी डीएनए इन्होंने जो हिरासत में लिए गए अफराद हैं उनसे लिए, जिसमें कारी है, अपार्टमेंट के चौकीदार है, वॉलमैन है जो कि टैंक में उतरा था वॉल खोलने के लिए, इसी तरह जो इनके एक अजीज रिश्तेदार हैं, तो जो सबने 5 लोग लिए, अब वो सिर्फ इंतजार है कि उनके सैंपल्स मैच हो जाए। सैंपल्स मैच होने में 12 से 15 दिन लगते हैं, सिर्फ इस चीज का इंतजार है। बाकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अब तक कुछ भी पुलिस हासिल करने में नाकाम रही है कि किसी तरह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ आ जाए। पुलिस अब सिर्फ रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही है। अगर रिपोर्ट्स में ये चीजें भी मैच नहीं करती तो पुलिस कहाँ खड़ी है? नील बटन नील, इन्वेस्टिगेशन जीरो है। दीगर जो बच्चे शहर से गायब हुए उनकी इन्वेस्टिगेशन भी तब्दील हो चुकी है। पहले पुलिस ने कहा कि वो ठीक, खुर्रम ये बताइएगा कि गवर्नर साहब ने कहा था कि जो यहाँ पर सफारतकारी के ज़रिए जो सऊदी अरब से कॉल आई है उसे भी ट्रेस कर लिया जाएगा। वो तो अलग, जो इधर पाकिस्तान से जो कॉलें आई है हम उसे भी नहीं ट्रेस करवा पाए। बिल्कुल, सब वो ट्रेस हो गई हैं। वो फेक कॉल्स थी, मुल्तान वाली भी फेक कॉल सामने आई है। पुलिस ने फौरी, एवीसीसी ने फौरी तौर पर तमाम चीज़ें ट्रेस की है। बलूचिस्तान से आने वाली कॉल भी ट्रेस की गई, वो भी फेक कॉल थी। सिर्फ उनको पैसे हासिल करने थे इनसे, कोई उनके पास बच्चे के ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं थे कि बच्चा उनके पास हो और वो रैंसम के लिए बच्चे के वालिद मोहसिन से रब्ता कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ फेक कॉल्स थी, कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि बच्चा उनके पास है। पुलिस अभी तक नाकाम है, हर चीज में नाकाम है, सिवाय सैंपल्स के डीएनए के रिजल्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आने में 8 से 10-12 दिन का टाइम दरकार होता है। 5 रोज तकरीबन गुजर चुके हैं। डीएनए के ऊपर अगर तमाम तर इन्वेस्टिगेशन रुकी हुई है कि अगर कोई डीएनए मैच हो जाता है तो पुलिस को कोई कामयाबी मिलेगी, वरना लग ऐसा रहा है कि यहाँ से कोई मज़ीद प्रोसीडिंग नहीं हो पाएगी। मोहसिन साहब ये बता दीजिएगा कि आप यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं, क्या मुतालबात हैं आपके, क्या आप मांग रहे हैं इस वक्त हुकूमत से? मैं सिर्फ यही मुतालबा है कि जब ये रिपोर्ट जो है हमारी 5 दिन 4 घंटे पुरानी है, बच्चा उस टाइम तक तो ज़िंदा था ना, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन दोबारा से हुई? ठीक है ना, क्यों नहीं ज़्यादातर फ्लैट चेक किए गए? ज़्यादातर फ्लैट तो हमने खुद अपने तौर पे अपनी अहलिया, हमने अपने रिलेटिव के हमरा चेक किए गए हैं। पुलिस तो बहुत बाद में आई है और आने के बाद फिर वो नए सवालात, कहाँ से आया था बच्चा, कहाँ गया था, मैं तो उस चीज़ का जवाब मांग रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद दूसरा ये है कि जब बच्चे की गुमशुदगी हुई तो क्यों नहीं हमारे घर के पास नफरी जो है ना लगाई गई? ठीक है, बच्चा हमारे फ्लैट के नीचे ही जो है ना टैंक से मिला और उस टैंक से हमें 3 मरतबा पानी हमें मिल चुका है और वॉलमैन खुद बता रहा है कि मैंने ऑलरेडी टैंक चेक कर लिए हैं डे 1 से 7 तारीख से। उन्होंने पहले ही बता दिया था, मैंने पहले ही जो है ना टैंक्स वगैरह चेक कर लिए हैं और वीडियो भी बना दी है और आईओ साहब को हमने दे भी दी है। तो फिर ये बच्चा 12वें दिन हमारे टैंक से कैसे बरामद हो रहा है? मैं ये सवाल इन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो ये जो तफ्तीश कर रहे हैं, जो अभी तक यही सुराग तक पहुँच ही नहीं पाए हैं, अभी भी यही बोल रहे हैं कि शवाहिद इकट्ठा हो रहे हैं, शवाहिद इकट्ठा हो रहे हैं, शवाहिद इकट्ठा हो रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं मिल पा रहा। ठीक है मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश थी कि हमारी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से इस मामले पर बात हो जाए और उन्होंने हमें वक्त भी दिया था, लेकिन बिल्कुल पर उनका फ़ोन बंद जा रहा है।
इसको क्या समझा जाए, ये व्यूअर्स खुद डिसाइड कर लें कि इसको क्या किस तरह से परसीव किया जाए कि टाइम देने के बाद वो क्यों हमसे राब्ते में नहीं रहे और क्यों उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहा जो आज हम उनसे सारिम और दीगर बच्चे जो कि इस वक्त गायब हैं उनके बारे में जानना चाह रहे थे। वक्त हो गया ब्रेक का। उम्मीद हम यही करते हैं कि सारिम जैसे और बच्चे इस शहर से गायब ना हों और जो बच्चे गुमशुदा हैं उनका कोई सुराग मिल सके और वो अपने वालिदैन के पास वापस आ सके। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ ही रहे। वेलकम बैक। जंगबंदी मुआहदे के बाद एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद फ़लस्तीन में अमन आ जाएगा। हमने वो खुशी फ़लस्तीनी बच्चों और उन माओं के चेहरों पर देखी जो रोज़ रात को सोते हुए इस डर से सोती है कि क्या सुबह का सूरज वो देख पाएंगी या नहीं। लेकिन उसके बाद जंगबंदी हुई और जंगबंदी के बाद 16 जनवरी से अब तक हमने देखा कि मुसलसल फ़लस्तीनियों के ऊपर गोलाबारी किसी न किसी वजह को जाहिर करके की जा रही है और आज भी 9 फ़लस्तीन शहीद हो चुके हैं। 3 मरहलों में जंगबंदी का एक प्रोसेस सेट किया गया था जिसमें सालसी का किरदार कतर ने और अमरीका ने अदा किया था, मिस्र समेत, और ये एक्सपेक्ट किया गया था कि शायद अब अमन की जानिब फ़लस्तीन जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका क्रेडिट लिया और उनको कहा गया कि जी उनकी प्रेसिडेंसी में ये सबसे बड़ी अचीवमेंट शुरू होते ही हो गई है और यकीनी तौर पर एक मैसेज सेंड हुआ कि शायद अमेरिका अब उस तरह से हथियारों के लिहाज से उस तरह से इंटरवीन नहीं करेगा या उस तरह से इसराइल की सपोर्ट नहीं होगी और शायद फिर ये मदद मिल सके कि फ़लस्तीन में अमन आ सके। और जिस 2 रियासती हल की बार बार बात की जा रही है या जो भी हल हो सकता है उस जानिब एक कदम बढ़ सकेगा। लेकिन ये होता हुआ क्या नज़र आएगा, ये एक अहम सवाल है। क्या ये जंगबंदी अमन की जानिब जा रही है? नहीं, ये एक अहम सवाल है जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद है जमील अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान बतौर सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। मसूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जमील साहब पहले आपकी जानिब आ जाते हैं। यकीनी तौर पर जब आप कहते हो कि जी ये हमारी एक अचीवमेंट है, आज जब हम ट्रंप का एक नया बयान इसके ऊपर पढ़ते हैं और वो ये कहते हैं कि जी ये हमारी जंग नहीं है, ये उनकी जंग है, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं फ़लस्तीन का वो हाल देखता हूँ, वो तबाहशुदा फ़लस्तीन देखता हूँ। लेकिन क्या हमारे दिलों में ये सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए कि जी अब से पहले हथियार कौन फराहम कर रहा था अमेरिका को, और अब प्रेसिडेंसी चेंज होने के बाद क्या इस तरह से आप कता ताल्लुक़ कर लेंगे ये कह कर के जी हमारी नहीं उनकी जंग है? भले से कि उनकी जंग है, बट अमेरिका इसमें इन्वॉल्व तो रहा है और उसका नुकसान तो वहाँ के मासूम बच्चों को हुआ है जो फ़लस्तीन में। जी हाँ, बिल्कुल। ये 57 ममालिक जो हैं वो शत्रुमुर्ग की तरह अगर उसको न समझना चाहें उनकी मर्जी है, लेकिन हम जैसे कॉमन से लोग, एक आम से लोग, वो भी जब ताराना नज़र मारते हैं इन तमाम मामलात पर और पिछले 1.5 साल के अहवाल पर और उससे पहले तारीख पर, तो हमें तो काफ़ी हद तक समझ में आ जाती है। और ये लीजिए सीधा नुकात में आपके सामने रख देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन के दौरान भी जिक्र किया, जेरी कुश्नर ने जिक्र किया कि जी गजा बहुत अच्छी पट्टी है, समुद्र के सामने है, हाई राइज बिल्डिंगें उधर बड़ी अच्छी लगेंगी। उसके बाद बाकी चीज़ों को छोड़ें, बहुत सारी बातें की। कल क्या बात की उन्होंने, जब एक सहाफ़ी ने पूछा, वो साइन कर रहे थे जब अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मुख्तलिफ 42 ऑर्डर्स उन्होंने साइन किए, उस वक्त किसी सहाफ़ी ने पूछा कि गजा के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वहाँ ये देर पा रहेगा ये पीस डील? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर कि देर पा रहेगा। और इससे पहले उन्होंने जो अभी मौजूदा उनकी जो कैबिनेट है, यानी कि जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स कहते हैं और जो हमारे यहाँ मिनिस्टर कहलाती हैं, तो उनके 3-4 नाम मैं बता देता हूँ। और उन्होंने क्या कहा, हमें बहुत वाज़ेह अंदाज़ा उनका डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जी देखें, जो अमेरिका से प्यार करता है वो इजराइल से प्यार करता है और जो अमेरिका से प्यार नहीं करता वो इजराइल से भी प्यार नहीं करता। तो और दूसरी बात, उनकी एक अभी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, यानी जिसको हम आम हरफुल गलतुल आम में UN सफीर कहते हैं, तो वो डेजिग्नेट जो अब उन्होंने आज अलग उठा लिया, तो वो कहते हैं कि जी तो ये 1 स्टेट थ्योरी का और 2 स्टेट थ्योरी का क्या मामला है? ये तो 1 स्टेट थ्योरी है। और साथ में उनके सफीर साहब जो अभी नॉमिनेट हुए हैं इसके लिए, इजराइल के लिए, तो वो कहते हैं कि वेस्ट बैंक तो वो बिब्लिकल राइट है, इसका इजराइल का बिब्लिकल राइट है और इजराइल को ही मिलना चाहिए। इजराइल का जो मंसूबा है जिसकी जानिब वो जाना चाहते हैं, उसके बारे में वो बात करते हैं। इस पर जमील साहब आपसे आएंगे और बात करेंगे कि अंदरूनी मामला क्या है, नेतन्याहू को क्या मुश्किलात है, जो राइटिस्ट सोच है वो क्या कहती है, जो लेफ्टिस्ट सोच है क्या वो उसकी कदर भी करते हैं या नहीं, इस पर आएंगे। लेकिन इससे पहले
इससे पहले कि हम मसूद खान साहब की जानिब जाएं, मुझे आपसे ये भी जानना है कि क्या ये पॉलिटिकल मामला भी है अंदरूनी तौर पर इसराइल का? ठीक है, एक रिलीजियस एस्पेक्ट तो इसका है ना, जो एक राइटर्स पार्टी की सोच है कि जी हमें ग्रेटेस्ट इसराइल की जानिब जाना है और उसकी अचीवमेंट के लिए फिर और बहुत सारे ममालिक हैं, लेबनान का जो हिस्सा उनको चाहिए, गजा का जो हिस्सा उनको चाहिए, ये भी एक मामला है। तो क्या नेतन्याहू को उसकी भी मुश्किल है कि वो ये, क्योंकि देखें उन्होंने एक्सट्रीम सोच के साथ ही अपनी हुकूमत को बरकरार रखने में इतने सालों तक वो कामयाब हुए हैं। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी कि वो ये सोचे कि अमन की बात करें और उस वोटर को भी साथ रखें और ख़ास तौर पर उस काबीना को साथ रखें, क्योंकि जब जंगबंदी की बात होती है 2 वजीर उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, देख लें जरा, एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं आपके नाज़रीन के लिए भी कि नेतन्याहू या नॉन नेतन्याहू, क्या फ़लस्तीन के मामले में जितने वज़राए इकराम आ चुके हैं इजराइल के, उनकी कोई सोच में या उनकी अप्रोच में कोई फ़र्क था? क्या 1897 में जब ज़ायोनिज़्म की बुनियाद रखी गई और वहाँ जब फैसला किया गया कि एक वतन बनाया जाएगा जो बन गया 48 में, फिर कहा गया कि ग्रेटर इजराइल बनाया जाएगा, लोग डिबेट करते रहे, नहीं जी ये तो बस एक थ्योरी है। आपने प्रैक्टिकल नक्शा देख लिया पिछले दिनों। तो इसलिए नेतन्याहू को अगर फ़ायदा है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन क्या यही एक कुल्ली वजह है? क्या यही सबब है कि जंग चल रही है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, और सियाको सबाक के हिसाब से जवाब दूंगा, मैं दलील के हिसाब से दूंगा। इसलिए कि जितनी भी 48 में जो काबिज हुआ इजराइल, 54 के करीब उनके देहात और शहरों को मस्मार करके अपनी बस्तियां बसा ली और इनको धकेल के इस पट्टी में भेज दिया फलस्तीनियों को। जब उन्होंने 82 में इस तरह कब्जा किया, जब 67 में कब्जा किया, तो उस वक्त तो नेतन्याहू नहीं था, उस वक्त तो और दूसरे वजीर आजम थे। लेकिन ये कहने का मकसद ये है, लेकिन ये पॉपुलर सोच भी है, जैसे हम भारत के लिए देखते हैं। अगर मुझे ये पता चल गया है कि एक खास किस्म का राग अलापने से मेरा माल बिक रहा है, तो आई विल कीप सेलिंग द सेम थिंग। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से भारत के अंदर एक एक्सट्रीम सोच को परवान चढ़ाया जाता है और फिर उससे वोट को हासिल किया जाता है। ब्रिगेडियर साहब को हमें शामिल करना है। जमील साहब, आपसे इस पर हासिल करेंगे अपना जवाब। मसूद खान साहब, मेरा सवाल एक ये है कि क्या जो बार बार बात की जाती है जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद, ये बात की जाती है कि जी हमास जब तक मौजूद है गजा के अंदर जंग जारी रहेगी, तो फिर इन जंगबंदियों का क्या जवाज है? फिर आप चाहते हैं कि जी वहां से हमास ने ख़त्म होना है तो ही अमन आ सकता है। ओवर एंड ओवर हम देख रहे हैं कि उनके वज़रा की जानिब से ये कमेंट किया जाता है, दाखिला के स्पोक्स पर्सन आके ये बात करते हैं कि जी हमास जब तक मौजूद है अमन नहीं आएगा। जी हाँ, देखें मेरे ख्याल में जिस तरीके से उनको देखें गजा के अंदर, तो इजराइल को जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे, पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स में फेल हो गए, तो एक ह्यूमिलिएशन है और पब्लिक ओपिनियन भी उनके अगेंस्ट है। और दैट्स वाई देखें कि आज और कल में जो हमने एक्टिविटीज देखी है वेस्ट बैंक में, और वो है एक अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑपरेशंस करके। और फिर देखें कि आपकी वो बात सही है कि जो सीज फायर हुआ है फेज 1 अभी चल रहा है, 42 डेज के लिए है, लेकिन उसमें भी सीज फायर को वो थ्रेटन कर रहे हैं। आज उनके नेवल बोट्स ने भी फायर किया गजा कोस्ट के ऊपर, तो वो एक ह्यूमिलिएशन है, उसको वो चाहते हैं किसी भी तरीके से वो चीज कम हो। और सेकेंडली देखें कि कंटिन्यू फेज 2 और फेज 3 को भी डिसाइड करना है इन्होंने इस फेज 1 के दौरान, तो वो भी एक फैक्टर है। तो दैट्स वाई अभी जिस तरह स्टेटमेंट्स आ रही है, जिस तरह आपने बात की है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने डिजाइन कर दिया, इजराइल के जिस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, जो सदर्न कमांड के जो उनके कमांडर थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। दे हैव एक्सेप्टेड कि उनकी फेलियर थी। तो मेरा ख्याल में उनके बड़े मसाइल है, और इसके बाद सब्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट जो होगी। मसूद साहब, आपको ये नहीं लगता कि ये फेलियर से ज़्यादा वो एक एक्सट्रीम सोच का भी मामला है, वो ग्रेटर इसराइल का भी मामला है? नेतन्याहू ने जिस एक्सट्रीमिज्म को बेचकर वोट हासिल किया है, या इससे पहले जैसे अभी हमारे साथ जमील साहब भी मौजूद है, वो भी ये जिक्र कर रहे थे कि उनकी हर हुकूमत में ही ये सोच के साथ वो आते हैं कि उन्होंने क्या फ़लस्तीन के अंदर जुल्म ढाना है, और इसी के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि उनको वोट भी मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक एक्सट्रीम सोच है उनकी ग्रेटर इसराइल की, वो जब नेतन्याहू से शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो चंद एक वज़रा उनको छोड़ के भाग जाते हैं गुस्से में। देखिए बिल्कुल इसी तरह से सही है कि एक तो ये फार राइट है, उनकी सोच यही है। और फिर देखें जिस तरीके से उन्होंने बात की, वो जब रेफर करते हैं
3000 साल पुराना, 969 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं, जो मैप था, और वो चाहते हैं वो मैप हो जिसमें वेस्ट बैंक भी शामिल है और जॉर्डन का हिस्सा है, लेबनान का हिस्सा उसमें शामिल है। तो अभी आप देखें ना कि अनफॉर्चुनेटली जो डेवलपमेंट है, जो अभी जो स्पेशल एनवाई ट्रम्प ने नॉमिनेट किया है एलएसी, तो उन्होंने तो कह दिया कि इजराइल का राइट की वो बिब्लिकल जो मैप है वो उसके मुताबिक ये इनका राइट बनता है, वेस्ट बैंक उनका अपना हिस्सा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल पैलेस्टीनियंस हैव नो राइट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो बड़े मसाइल है। तो अभी आप देखें जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स में आ रही है, प्रो इजराइल है, इजराइल के अंदर जिस तरीके से वो एक्शन ले रहे हैं, तो वो जिस तरह जेनोसाइड हो रही है। आप देखें एक तरफ से ट्रम्प ने कहा कि मैं पीस मेकर हूँ और साथ साथ कहा मैं यूनिफायर हूँ, तो मेरे ख्याल अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। लेकिन एट द सेम टाइम देखें एक और चीज जो बात हो रही है कि क्रिश्चियन जियोनिज्म की बात हो रही है कि ये जो अभी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ये उस सोच के लोग हैं जो चाहते हैं कि ज्यूज को ब्लेस्ड लैंड मिलना चाहिए। तो मेरा ख्याल में ये उस तरफ लिए सब चीजें लेके जा रहे हैं। ठीक है जमील साहब, आपकी जाने मुझे नहीं समझ आता कि डोनाल्ड ट्रंप से क्यों इतनी उम्मीदें हैं। वाज ही नॉट द वन जिन्होंने जेरूसलम को एज कैपिटल करने की बात की और फिर उन्होंने उसको पूरा भी किया? यू फील कि वहाँ पर अपना सफारत खाना भी मौजूद होना चाहिए, 10 चीज़ें और होनी चाहिए, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्टरी एरिया है। नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि इंटरनेशनल लॉ है उसके मुताबिक वहाँ कैपिटल शिफ्ट किया ही नहीं जा सकता था, वो तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। राइट, तो अगर वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी और वो पिछले डोनाल्ड ट्रंप की दौरे हुकूमत के अंदर ये सारी चीज़ें हुई, तो अब जब ये वाला रिजीम आया डोनाल्ड ट्रंप का, why the Muslim nation expects so much from Donald Trump this time just because एक सीज फायर करने की बात है और जो पूरा मुकम्मल तौर पर हो भी नहीं पाई? किस मुस्लिम नेशन की बात हो रही है? ये 57 ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। जी जी, ओआईसी के मेंबर जिनके के प्रीएम्बल के पैराग्राफ 16 में दिया हुआ है कि मस्जिद अक्सा जो है वो मुसलमानों का एक गढ़ है और हमारे वो मुसलमान उसकी पासदारी करेंगे, तमाम के तमाम ममालिक मिलके आप उस मुसलमानों की बात कर रहे हैं, 57 ममालिक की, जिनके के ओआईसी के आर्टिकल 18 में दिया हुआ है कि एक खास एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होगा जो कि फ़लस्तीन के काज को उभारता रहेगा और फैसले लेता रहेगा। तो अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर तो ज़ाहिर उनको दर्द होना चाहिए, और अगर ये बात दुरुस्त है मगर इस पर अमलदारी करने की हिम्मत और ताकत नहीं है तो फिर पता नहीं किस हद तक तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मसूद साहब एक सोच ये भी आ रही है, ठीक जमील साहब, मसूद साहब एक सोच ये भी आ रही है कि ये सीज फायर इसलिए किया गया है कि जो लोग अब तक बंद हैं या कैद हैं उनको किसी तरह से फ़लस्तीन से रिहा करा लिया जाए इसराइल की जानिब से, और जब ये हो जाएगा उसके बाद जो बमबारी की जाएगी वो ज़्यादा रूथलेस होगी गजा में इसराइल की जानिब से। देखें जी, जो भी है एक अंडरस्टैंडिंग हुई, इसमें कतर का रोल है, इजिप्ट का रोल है, और देखें इसमें कतर का भी रोल है, इजिप्ट का भी रोल है, और फिर देखें यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें शामिल है। अगर इसके बाद अगर ये फेल होता है तो इट विल लीड टू डिजास्टरस सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट। इसमें मेरे ख्याल में फिर बाकी इसमें इजिप्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें जॉर्डन भी इन्वॉल्व हो सकता है, और सब्सिक्वेंटली सीरियंस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो वेस्ट एशिया में पीस जो डिपेंड करता है, दैट्स वाई कि ट्रम्प ने जो दावे किए हैं तो यकीनन वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो अब डिपेंड करता है कि जिस तरीके से वहाँ सिचुएशन डेवलप होगी और तो ताकि उस हिसाब से है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल के अज़ाइम लग रहे हैं वेस्ट बैंक में, जिस तरीके से जनीन के रेफ्यूजी कैंप में जो वहाँ पे हमले हो रहे हैं, जिस तरह वहाँ पे कैजुअलिटीज हो रही हैं, तो मेरा ख्याल में वो फेज 2 में वहाँ पे गए हैं और ये कंटिन्यूटी वो चाहते हैं कि और लोगों के अटेंशन पे डाइवर्ट रहे। ठीक है, यानी मिडिल ईस्ट की सिचुएशन वर्सन होगी और दीगर मुल्कों को एक्शन लेना होगा और इसका नुकसान जो है वो इसराइल को भी हो सकता है। मसूद खान साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड आप हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफीर हमारे साथ मील अहमद साहब, आपका भी शुक्रिया। हम बात कर रहे थे गजा की इस वक्त की सीज फायर के बाद की सूरत हाल पर, और अब पहले मरहले में अब तक जो हुआ है क्या उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके गजा की सूरत हाल बेहतर हो सकती है, या ओवरऑल मिडिल ईस्ट में हम अमन को बरकरार होते हुए देखेंगे या नहीं। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक अगैन। तो जनाब, हुकूमत अब नए मुआहदे कर रही है और हुकूमत बिजली खरीदेगी तो साथ में पैसे भी देगी। ये मुआहदे ये है कि अगर हुकूमत किसी भी आईपीपी से बिजली खरीद रही है तो उसको वो पैसे देगी, और इसकी बुनियाद पर बताया ये जा रहा है कि जब बिजली नहीं ली जाएगी तो फिर कैपेसिटी चार्जेस नहीं होंगे। जब कैपेसिटी चार्जेस नहीं होंगे तो वो बिल में लग के नहीं आएंगे, तो इससे आपके बिल में कमी आएगी। अब वाकई ये बात जो है, जो हुकूमत कह रही है कि इससे 802 अरब रुपए का फ़ायदा होगा, क्या ये वाकई आवाम तक इसके समरात पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आरिफ साहब, इनर्ट है। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला बोलने उसके लिए। ये जानना चाहते हैं कि 802 अरब का जो फ़ायदा होगा ये क्या आवाम को मुंतकिल होगा, और ये हम आपसे बिजली खरीदेंगे और आपको उसके पैसे देंगे, ये कितनी प्रैक्टिकल बात है? जी सादिया, बहुत शुक्रिया। ये आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट की रीनेगोशिएशन पिछले कुछ चंद महीनों से चल रही थी, और उसका जो फिस्कल सिस्टम है, टेक आर पे और टेक एंड पे, ये दोनों जो है आर और एंड का फर्क है, और ये बड़ा मेजर फर्क होता है एक कमर्शियल सेटअप के अंदर या एक फिस्कल सिस्टम के अंदर। तो ये टेक और पे है या टेक एंड पे है? ये टेक एंड पे है। ठीक है, ठीक है। हाँ, कि जी आप बिजली लें और फिर पे करें। टेक आर पे है, वो ये है कि आप इन एनी केस बिजली खरीदें, अगर आप नहीं भी जो पहले मुआहदे थे, जो पहले थे। हाँ, जो पहले था। तो ये फर्क है। तो अच्छा, इससे अब क्या फायदा है आवाम को, कितना फायदा हो सकेगा? बिजली के बिल में किस हद तक कमी हो सकती है? मैं उधर ही आ रहा हूँ। गुजारिश ये है कि देखें, ये जो आप आईपीपीज के 14 एग्रीमेंट्स अगर आप इसको कन्वर्ट कर भी दें, इसकी कैपेसिटी का आप कह रहे हैं कि जी कैपेसिटी चार्जेस इन पे नहीं लगेंगे। गुजारिश ये है कि देखिए, ना आपके पास और ना मेरे पास जो भी इनके साथ नेगोशिएशन का जो फाइनल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया होगा या एग्रीमेंट में जो अमेंडमेंट की गई, मेरे सामने नहीं है। आपके नॉलेज में होगा कि मैं लीगल एक्सपर्ट हूँ और स्पेशलिस्ट हूँ ऑयल एंड गैस लॉ के अंदर, और उसकी वजह से मुझे पता है कि अगर मेरे सामने वो जो भी अमेंडेड वर्जन एग्रीमेंट का हो तो मैं उसके बेसिस पे आपको एक बड़ी ऑथेंटिकेटेड बात बता सकता हूँ कि ये इसके अंदर क्या क्या किया गया होगा। लेकिन ऑन इट्स फेस ये वाला जो नंबर है कि जी 802 अरब रुपए का फायदा होगा कंज्यूमर को, इस नंबर को तो छोड़ दें, ये तो भूल जाएं। आप ये समझें कि कुछ ना कुछ जरूर फायदा होना चाहिए। अब मैं होना चाहिए की बात, होना चाहिए। अब बात यह है कि इसके साथ एग्रीमेंट के साथ अगर आपने बाकी तरफ, फॉर एग्जाम्पल, आपने मतलब एक तरफ से तो आप सेविंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ उससे भी पहले से भी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो वो उसका जो बजट, नेट बजट, हाँ, वो खर्चा कैसे? मैं बताता हूँ। वो इस तरीके से कि अगर आपने इनएफिशिएंसी पे ध्यान नहीं दिया, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट कम नहीं की, उन पे कंट्रोल नहीं किया, और दूसरी चीज ये है कि इवन इफ आपने टेक एंड पे चले गए, आपने जो इनिशियल इनका जो पैकेज सेट किया है, उसकी जो कैपिटल कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच प्लांट जो या मशीनरी जो है, उस कैपिटल कास्ट की जो ऑथेंटिसिटी है, उस पे किसी ने अगर नहीं देखा कि वो जी अगर $100 मिलियन का प्लांट आता था, अगर उसको यानी अगर बिजली महंगी है तो कैपेसिटी चार्जेस हो या ना हो, बिजली तो महंगी आ रही है तो मेरे बिल में उससे कमी नहीं होगी, आसान लफ्जों में। एग्जैक्टली सादिया, यही कह रहा हूँ कि अगर उसकी कैपिटल कास्ट इतनी ज्यादा है कि बिजली फिर भी महंगी है, कैपेसिटी चार्जेस डालें या ना डालें, एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी अपनी न्यूक्लियर की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 15-16 रुपए में पड़ती है, ठीक है, डिलीवर्ड कास्ट है फ्यूल कास्ट डाल के, जबकि दूसरी जो आप थर्मल है वो उसकी कास्ट कहां से कहां, मतलब अभी आप जो डिलीवर्ड है उसकी। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या अभी तक हम कन्वर्ट कर पाए सस्ती बिजली पर अपने आप को, और ये जो 14 आईपीपीज हैं, क्या ये सस्ती बिजली वाले हैं, महंगी बिजली वाले हैं? ये आईपीपीज वाले, देखें, ये आईपीपीज वाले जो बाद वाले हैं, ये महंगी तीन बिजली वाले थे, ठीक है। अच्छा, जो बाद वाले हैं, पहले जो 94 है वो भी महंगे थे, लेकिन उसके बाद जो किए गए हैं उससे भी महंगे ज्यादा किए गए हैं। और हमारे यहाँ प्रूडेंस अप्लाई नहीं की, कारपेट गवर्नेंस अप्लाई नहीं की गई एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स वर नेगोशिएटेड, जिसकी वजह से ये महंगी है। पूरी दुनिया में इस तरह के आईपीपीज लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आईपीपी ने लग के पूरी हमारा फिस्कल सिस्टम या हमारी इकॉनमी को जो है ना जरा मैसिवली डिसरप्ट कर दिया है। वो इसी वजह से किया है कि हम उसकी जो फिस्कल सिस्टम पे प्रॉपर तो जो एक्सपर्टीज नहीं थी, तो जो नहीं दी गई। अच्छा, उसके अलावा भी अपने ना एफिशिएंसी बेहतर की है, ना हमने लॉसेस बेहतर किए हैं, ना हमने इकोनॉमिक डिस्पैच आर्डर किया है फॉलो। इकोनॉमिक डिस्पैच आर्डर फॉलो करने का मकसद ये है कि जो सस्ता प्लांट जो सस्ती बिजली सप्लाई करता है
पहले मैक्सिमम उससे बिजली आप डिस्पैच करें, फिर महंगी से, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे तो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग या किसी के डायरेक्टिव आगे या उसके ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी को पूरा नहीं किया गया है कि किस तरह से सस्ती बिजली बनाने वाले आईपीपीज के साथ मुआहदे किए जाते और फिर उनसे टेक एंड पे किया जाता, तो फिर उसका जो फ़र्क है वो आवाम को अपने बिजली के बिलों में नज़र आता, जो नज़र नहीं आ रहा। उसके पीछे वजह ये है कि एक ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी, यानी मतलब ये कि कॉस्ट कटिंग का जो प्रॉपर तरीकाकार होता है उसको अभी भी फॉलो नहीं किया गया। तो ये जो 802 अरब का दावा किया जा रहा है ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। ये प्रैक्टिकल जी नहीं हो पाएगा, और उस वक्त ही नजर आएगा जब कंज्यूमर्स के बिल्स के अंदर ये रिफ्लेक्ट होगा। जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होता, कहते हैं ना कि देयर आर मेनी स्टेप्स बिटवीन द कप ऑफ टी एंड लिप्स, ये वो वाली बात है। अभी हम ये कुछ नहीं कह सकते, उसकी वजह यही है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट। लेकिन हुकूमत ने और भी बहुत सारी जगहों से बचत तो की है ना बिजली के मामले पर, और भी बहुत सारी जगहों से तो बचत की है हुकूमत ने। आवाज बीच में आपकी कट गई है। हुकूमत ने और भी बहुत सारी जगहों से बिजली के मामलों पर बचत तो की है। कई नंबर सामने आ रहे हैं वजारत एनर्जी की जानिब से कि इस पे पेशरफ्त हुई है। नहीं, ये मैं बहुत सी चीज़ों से मुतफिक नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी जो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कास्ट कम तब होनी थी कि अगर आपकी पिछले साल की निस्बत इस साल टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती, आपकी इकानमी में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिजली की कंजम्पशन बढ़ती। अनफॉर्चुनेटली 10% कंजम्पशन पिछले साल की निस्बत कम हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इकानमी भी वो श्रिंक हो रही है, हमारी ओवरऑल जीडीपी श्रिंक हो रही है। क्यों? कि पर कैपिटा एनर्जी की रेशियो जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, लेकिन चूंकि हुकूमत की जानिब से हम देख रहे हैं कि इनिशिएटिव तो लिए जा रहे हैं, अब इन इनिशिएटिव के समराज जिस तरह से नंबर्स से सामने आ रहे हैं, हम उम्मीद ये ज़रूर करते हैं कि ये लोगों के बिलों में भी सामने आना शुरू होंगे और कम से कम लोगों को कुछ हिलजुल नज़र आ रही है। इससे पहले तो वही बिल्स हम देख रहे थे साल साल आते रहे हैं जिस पर लोग खासे परेशान रहे हैं। अब उम्मीद एटलीस्ट की जा रही है कि बिजली के बिलों में कमी हो सकेगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब। 14 IPA के एंड पे पर मुंतकिल होने के बाद क्या बिजली के बिलों में कुछ कमी आ सकती है, इस पर हम आपका मौक़िफ़ आपसे जान रहे थे। इसके साथ ही वक्त ख़त्म हो गया है। हमारे प्रोग्राम तज्ज़िया का मुलाकात होगी आपसे अगले शो में। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।